हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज का हमारा टॉपिक बच्चों बॉन्ड एंगल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बॉन्ड एंगल मींस इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स ऑन द सेम एटम। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने देखी इसकी क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड ऑन द सेम एटम। ठीक है, किसी एक एटम के अंदर, किसी सेम एटम के अंदर दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोल देते हैं। क्लियर हुआ। देखिए, जैसे अमोनिया है, इसके भी क्या है, एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या है, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना हुआ है। ठीक है, सिमिलरली वाटर में भी क्या है, 105 का बना हुआ है। और ये क्या है आपका मीथेन CH4, इसमें क्या है 109.5 डिग्री का बना हुआ है। क्लियर हुआ। देखिए, अब इन एन एटम द बॉन्ड्स आर इन कांस्टेंट मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, किसी भी एटम में क्या है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं, कांस्टेंट मोशन की फॉर्म में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, कभी ये बॉन्ड एक दूसरे के नज़दीक जा रहे होंगे, कभी एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। ठीक है, देयर इज़ नो फाइन वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल, इट इज़ एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है ये, क्या है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन फॉर्म में है। ठीक है, मोशन की फॉर्म में है, तो ये इनकी एवरेज वैल्यू है। क्लियर। देखिए, इन अदर वर्ड्स बॉन्ड एंगल मे बी डिफाइंड एज द एवरेज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक एवरेज वर्ड यूज़ कर लिया है, क्योंकि वो कांस्टेंट रैपिड मोशन की फॉर्म में रहते हैं। क्लियर हुआ। द एवरेज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसे क्या कह देते हैं बच्चे हम लोग, बॉन्ड एंगल। चलिए, अब देखते हैं कि बॉन्ड एंगल हमारे कौन कौन से फैक्टर्स में डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके हाइब्रिडाइजेशन के साथ बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज होते रहता है। कैसे, देखिए बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए कैसे, आपने हाइब्रिडेशन पहले पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था हाइब्रिडेशन। देखिए क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो एग्जांपल उसका एग्जैक्टली sp3 का एग्जांपल जो है CH4 मॉलिक्यूल रहता है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट 11 सेकेंड कह लीजिए, या फिर 109.5 डिग्री कह सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपने हाइब्रिडेशन चेंज किया, sp2 कर दिया, तो sp2 में क्या होता है, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाता है। एग्जाम्पल C2H4 देख लीजिए। यस, किसी भी कार्बन को देख लीजिए, दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर, sp2 होता है, और sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनता है। ठीक है, देन नेक्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री फॉर्म करता है, और बॉन्ड एंगल लीनियर कितना होता है, 180 डिग्री। एग्जाम्पल C2H2, ये देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, आपको पहले बताया था, जितने भी जो भी कार्बन कभी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है या दो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसका हाइब्रिडेशन sp होता है, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। क्लियर हुआ। तो समझ में आया, हाइब्रिडेशन के साथ आपका देखो बॉन्ड एंगल वेरी करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दो तरीके का इफेक्ट डाल सकता है बॉन्ड एंगल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो कैसे, एक देख होता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक होता है सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग सेंटर एटम मींस जो सेंटर में रहेगा, जिससे आपके सारे एटम्स अटैच रहेंगे। सराउंडिंग मतलब जो सेंटर एटम के सराउंड होंगे। ठीक है, सराउंड करेंगे। देखिए कैसे, अब कभी भी अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, तो बॉन्ड एंगल जनरली इंक्रीज होता है। देखिए लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीजेज। कैसे होता है, इधर देखिए। देखिए बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है, अगर ये बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और शेयरिंग का मतलब 50-50% की शेयरिंग, मतलब बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल मिड में रहने चाहिए बॉन्ड के, बट ऐसा नहीं होता। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, बॉन्ड स्लाइडली मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। देखिए मैंने इसको पहले, देखिए होने कहाँ चाहिए थे, ये वाले जो मैंने बना के दिखा रखे हैं आपको। ठीक है, लेकिन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन की ओर साइडली मूव हो गए। ऐसा होने से कि देखो, जब बीच में थे, बीच में होने चाहिए थे, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था। डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम, तो ये बॉन्ड एक दूसरे के नज़दीक आ सकते थे। ठीक है, क्योंकि रिपल्सन कम था। बट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली मूव्स या शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। यस, अब ऑक्सीजन एटम की ओर चले गए,
तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के नज़दीक आना, मतलब समझ रहे हो ना, नज़दीक खिंच के आ गए तो उनके बीच की देखो डिस्टेंस कम हो गई। देखिए मैंने छोटा एरो दिखा रखा है, डिस्टेंस कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास आ जाएंगे और एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे, तो इसलिए बॉन्ड एंगल को ऐसे फैलना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। सही है। तो ऑक्सीजन एटम मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, सिंपल सी बात। अब इसके सराउंडिंग में आ जाइए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। हाउ, देखिए रहने कहाँ चाहिए थे, सेंटर में, बट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। यस, तो क्या करेंगे, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ले। देखो पहले तो क्या था, उनके बीच में इतना डिस्टेंस था, बट फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसके पास क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो एक दूसरे के थोड़ा नज़दीक आ सकते हैं वो। क्लियर हुआ, ठीक है। नज़दीक क्यों आ सकते हैं, अब आप सोचो कि सर नज़दीक क्यों, जब दूर जो काम चल रहा है तो नज़दीक आना ही क्यों है, आप भूल गए हो क्योंकि यहाँ पे दो क्या हैं, लोन पेयर भी, ये भी आपस में फैलते हैं, और आपने एलिमेंट्री क्लासेस में VSE PR थियरी पढ़ी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इनका रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिर इसका और फिर बॉन्ड पेयर्स का। ठीक है, तो क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर एक दूसरे को नज़दीक ले आएंगे, लोन पेयर फैलेंगे, रिपेल करेंगे, दूसरे को धक्का मारेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड पेयर को नज़दीक आना पड़ जाएगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर है। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ लोन पेयर, तो ये भी उससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत। देखिए, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज ऑन सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। ठीक है, अभी भी आपको ने यहाँ पर भी देखा, अगर ये बॉन्ड पेयर मतलब लोन पेयर अगर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, द लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ऑलवेज रिपेल द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हाई लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, दिस इज LP बोल देते हैं बच्चों इसको शॉर्ट में, दिस इज लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, क्या समझ में आया। अब देखिए इसमें आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 है और इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 है, इसमें भी ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर की फॉर्म में और एक लोन पेयर की फॉर्म में। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्या है, एक ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है ना, बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपस में जितना रिपल्सन करेंगे उससे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं आपस में। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अब ये लोन पेयर के टॉप में बैठा है तो ये इसको भी डिग्री धक्का मार रहा है, इसको भी धक्का मार रहा है और इसको भी धक्का मार रहा है, एक दूसरे के नज़दीक ला रहा है, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडेशन होने के बाद भी इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं बनता है, कितना बनता है, 107 डिग्री के आसपास बनता है। क्लियर हुआ। और यहाँ तो और ज़्यादा रिपल्सन है क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर रिपल्सन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो पहले इनका रिपल्सन सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये जितना ज़्यादा इनका मन करेगा, मतलब जब तक ये सेटल ना हो जाए तब तक ये एक दूसरे को रिपेल करके फैलेंगे, ये फैलेंगे फिर ये फैलेंगे क्योंकि इनका रिपल्सन भी स्ट्रॉन्ग होता है। यस, और सबसे घटिया सबसे पुअर रिपल्सन जो किसका है, बॉन्ड पेयर का होता है, तो उसकी चलने वाली है नहीं, इनकी ज़्यादा चलेगी, तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 105 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और सबसे कमाल की बात तो ये होती है कि तीनों का हाइब्रिडेशन सेम है। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 है, इसका भी sp3 है एंड ऑल्सो इसका भी sp3 है। क्लियर हुआ। अगर आप चाहो तो मैं आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के जो ट्रैक्स हैं बच्चों, दिस इज लोन पेयर रिपल्सन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और देन लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्लियर, लाइक दिस, ये देखिए। ठीक है, ये रिपल्सन का ट्रैक है। ठीक है, समझ में आया ना आपने, सेम वहाँ पर इफेक्ट ऐसा ही यहाँ पर भी था। इन दोनों में अगर बॉन्ड एंगल कभी कंपेयर करने को आ गया तो आप क्या बोलोगे, H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, F2O से ज़्यादा होता है। दिस क्लियर हो गया, समझ में आया ना। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट टॉपिक बॉन्ड एंगल्स के बारे में था। ठीक है, और आपने उसके डिपेंडिंग फैक्टर्स भी देख लिए, देन आप इसको नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ साथ ही नोट प्रिपेयर करते रहना है। क्लियर हो गया, तो चलिए नए लेक्चर में मिलते हैं।